महाविकास आघाडीमध्ये जो सीट शेअरिंगचा गोंधळ चालू आहे त्याचा एक क्लायमॅक्स काल संध्याकाळी झाला। तीनही पक्षाचे नेते, उबाठाचे नेते, काँग्रेसचे नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवारचे नेते बरोबर बसून त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्राला एक नवीन गणित सांगितलेलं आहे। असं गणित कधीही कुठेही कोणीही कधीही ऐकला नाही। म्हणजे 85-85-85 85 प्लस 85 प्लस 85 म्हणजे 270 हा एक नवीन प्रकारचा गणित आहे। त्यांनी जोरात असा संपूर्ण महाराष्ट्र सांगितलेला आहे। हा जो एक विषय आहे म्हणजे तिन्ही पक्षामध्ये सीट शेअरिंगवर एक जबरदस्त प्रॉब्लेम आहे। त्यांच्यामध्ये खूप एक भांडण चालू आहे। 85-85-85 राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवारकडे 15 सीट आहे, उबाठाकडे फक्त 15 सीट आहे, काँग्रेसकडे 45 सीट आहे आणि दोघे पार्टी मिळून 30 आणि 30 पेक्षा पण काँग्रेसच्या जास्ती आहे। पण दोघे पार्टी मिळून त्यांनी काँग्रेसला उल्लू बनवलेला आहे, काँग्रेसला मूर्ख बनवलेला आहे असं आम्हाला दिसतो। का असा तिन्ही पक्षामध्ये एकच नंबर का झाला याच्यासाठी जो काँग्रेस आणि शिवसेना उबाठामध्ये जो गेला 100 पेक्षा जास्ती तासपासून त्यांच्यामध्ये जो चर्चा चालू होती, त्यांच्यामध्ये जो एक मारामारी चालू होती, एकमेकाला अरे तुरे करण्याची भाषा त्यांनी वापरला एकमेकाच्या विरोधात। आणि ज्याप्रमाणे उबाठाने काँग्रेसवर अटॅक केला तो असा आम्हाला दिसतो की काँग्रेसने कंप्लीटली सरेंडर केलेला आहे त्यांच्या समोर आणि काँग्रेसला एक मोठा धक्का उबाठाकडून भेटलेला आहे। हा सगळे जो सीट शेअरिंग आहे, सीट शेअरिंग मध्ये 270 सीट ते सांगतात पण ऍक्च्युअली तो 255 आहे। तर बाकी सीटवर काय होईल, बाकी सीटवर काय झगडा चालू आहे, भांडण चालू आहे याच्यावर अधिकृतरित्याने कोणीही काही सांगितलेलं नाही। उबाठाचे प्रवक्ता सांगतात की ते 100 म्हणजे सेंचुरी गाठणार, म्हणजे सेंचुरी कसं गाठणार म्हणजे काँग्रेसला फक्त 85 वर ते अडकून ठेवणार का हा एक मोठा प्रश्न आहे। काँग्रेसचे कार्यकर्त्यामध्ये जबरदस्त एक निराशा आहे, त्यांच्यामध्ये नाराजगी पण आहे। मी काँग्रेसमध्ये नाही आहे तरीही काँग्रेसवर ज्याप्रमाणे शरद पवार आणि उबाठाने मिळून अटॅक केला आणि त्यांना एक कट्टूसाइज केलेला आहे तो एक काँग्रेससाठी एक मोठा चॅलेंजिंग विषय आहे। आता उबाठावर काय झाला जरा बघून घ्या। उबाठा जेव्हा भाजप बरोबर होती म्हणजे शिवसेना जेव्हा युनायटेड होती तेव्हा उद्धव ठाकरेजी किंवा बाळासाहेब ठाकरेजी त्यांच्याकडे कधी 171 सीट होता, कधी 169 सीट होता, कधी 153 सीट होता, गेल्या वेळी 124 सीट होता। पण आज परिस्थिती ही आहे की त्यांना कुठल्याही परिस्थितीत 100 गाठण्याचा, सेंचुरी गाठण्याचा एक प्रयत्न किंवा एक संघर्ष त्यांच्याकडून चालू आहे। तो हा जो एक सीट शेअरिंग मध्ये ते तीनही पक्षामध्ये जो एक खूप जोरदार गोंधळ झाला त्याच्यावर संपूर्ण महाराष्ट्राची नजर आहे। संपूर्ण महाराष्ट्राने बघितलेलं आहे की कसं हे तीनही पक्ष एकमेकाच्या विरोधात षड्यंत्र करत आहेत, कटकारस्थान करत आहेत। कसं हे तीनही पक्ष एक दुसरेला कट्टूसाइज करण्यासाठी एकमेकाचा आमदार कसं कम झाला पाहिजे याच्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत। आता संपूर्ण महाराष्ट्राने बघितलेलं आहे आणि मला आता सीट शेअरिंगच्या नंतर पुढे पण हा तीनही पक्षामध्ये जोरदार भांडण चालू राहील असं आम्हाला वाटतो, असा आम्हाला संशय आहे, आम्हाला खात्री पण आहे। कारण असं आहे की शरद पवार साहेबांनी सांगितलेलं आहे की ज्यांच्या पक्षाचे जास्ती आमदार त्यांचे पक्षाचे जो एक नेते असणार तो मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार होऊ शकतात। आता उबाठातर्फे एक असा प्रयत्न होईल की काँग्रेसचे आमदार
कमी झाला पाहिजे. काँग्रेस ज्यांच्या लोकसभा निवडणुकीत एक जोरदार असा स्ट्राईक रेट होता आणि एनसीपी खास करून उबाठापेक्षा त्यांचा स्ट्राईक रेट जबरदस्त होता, आता तोच स्ट्राईक रेट नाही राहिला पाहिजे असा प्रयत्न उबाठा करून असेल आणि या प्रयत्नातून अंततः काय होईल म्हणजे काँग्रेसचे सीट ते कमी करणार. काँग्रेसमध्ये 12 जण आहेत जे मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार आहेत. त्यांच्या मनात एक मुख्यमंत्री व्हायची इच्छा आहे. ते 12 जण असा प्रयत्न करणार की त्यांच्या पक्षाचे जास्ती आमदार यायला पाहिजे आणि उबाठा आणि शरद पवारच्या पक्षाचा आमदार कमी झाला पाहिजे. म्हणजे त्यांच्याकडून पण बाकी दोघेही जो सहकारी पक्ष आहेत, मित्र पक्ष आहेत, त्यांच्या विरोधात हा जोरदार असा एक कट कारस्थान करणार आणि कसा त्यांचा आमदार कमी होईल असा ते प्रयत्न करणार. म्हणजे महाविकास आघाडीचे नेते मंडळी आणि पक्षाचे कार्यकर्ते आणि पक्षाचे सर्व उमेदवार कसा एकमेकाचे विरोधात आहेत आणि कसं त्यांनी एकमेकांना सांभाळू शकले नाही हा महाराष्ट्राला दिसलेला आहे. आणि नंतर ज्यांनी जे स्वतःच्या पक्षाला सांभाळू शकत नाही, जे स्वतःचा जो आघाडी आहे त्याला सांभाळू शकत नाही, जे स्वतःच्या मित्र पक्षाबरोबर एक चांगला सामंजस्यपूर्ण असा एक संबंध ठेवू शकत नाही, तो महाराष्ट्राला कसं सांभाळणार आणि महाराष्ट्राच्या लोकांची कसं एक काळजी घेणार हा एक मोठा प्रश्न आहे. आता स्पष्ट झालेला आहे दिल्लीहून मुंबईपर्यंत जो त्यांची 3-4 दिवसापासून कंटिन्युअस जो मीटिंग चालू आहे, बैठका चालू आहे, त्या बैठकांनी आता एक स्पष्ट असं झालेलं आहे की तीनही पक्षामध्ये महाराष्ट्राची चिंता नाही, महाराष्ट्राची काळजी नाही आहे. तीनही पक्षाच्या नेते मंडळीमध्ये स्वतःची खुर्चीसाठी एक काळजी आहे. स्वतःला कसा एक खुर्ची भेटला पाहिजे याची त्यांच्या मनात एक चिंता आहे, काळजी आहे. मी आज शिवसेनेचा प्रवक्ता म्हणून एवढा सांगू शकतो आणि एवढा एक प्रिडिक्शन करू शकतो, भाकीत करू शकतो की या तीनही पक्षामध्ये एवढा भांडण आहे की कधीही आता महाराष्ट्रात सत्ता येऊ शकत नाही. हा एक जास्त तीनही पक्षाचा विरोधी पक्षा नेता कोण असेल त्याच्यावर ते आता काम करतील आणि 23 नोव्हेंबरच्या दिवशी जेव्हा रिझल्ट येईल, निकाल येईल, त्या निकालचा स्पष्ट होईल की तिघही पक्षामध्ये आता एकमेकाच्या विरुद्ध नवीन भांडण सुरू होईल की विरोधी पक्ष नेता कुठल्या पक्ष होईल. हा त्यांचा आता नसीब आहे, हा त्यांचा कर्तृत्व आहे आणि या कर्तृत्वामुळे त्यांना असाच एक रिझल्ट आणि निकाल भेटेल. आता चालेल हिंदीमध्ये बोलू. अजून प्रश्न आहे. जो महाभकास आघाड़ी और महाविनाश आघाड़ी जो एक दूसरे का विनाश करने के लिए तत्पर हैं, इन तीनों महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टियों के नेताओं के बीच पिछले 100 घंटे से ज्यादा, बल्कि 125 घंटे से दिल्ली से लेकर मुंबई तक लगातार बैठकें हो रही हैं और उन बैठकों में यह चर्चा प्रमुख थी कि कैसे उनके बीच सीटों का बंटवारा हो और उसकी घोषणा कर सके. कल सुबह चौहान सेंटर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी और सीटों की घोषणा करने वाले थे, सीट बंटवारा की, सीट शेयरिंग की. लेकिन अचानक वो शाम को चली गई मीटिंग. हमें लगा था कि शाम को शायद वो एक ठीक ठाक फार्मूला लेकर के लोगों के सामने आएंगे, महाराष्ट्र के सामने आएंगे. लेकिन शाम होते होते जब तीनों पार्टी के नेता मीडिया के सामने आए तो तीनों ने मिलकर के एक नया गणित पूरे देश को बताया. ऐसी घोषणा की गई कि तीनों पार्टियां 85-85 सीटों पे लड़ेगी. मतलब तीनों पार्टियां जब 85-85 सीटों पे लड़ेगी तो 255 सीटें हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा 270 सीट का फैसला हो गया. 85 सीटों पे लड़ते हुए हम 270 सीट आपस में बांट चुके हैं. बाकी 18 सीट जो छोटे छोटे दल हैं उनके लिए हम छोड़ रहे हैं. यह नए प्रकार का गणित था. मतलब कुल मिलाकर 255 सीटों पर अलग अलग 85 सीटों पर लड़ने का एक फैसला हुआ है और उसे वो 270 बता रहे हैं. 15 सीटें क्यों छुपा रहे हैं, किसका हित है इसमें, आखिर कौन किसको धोखा देने वाला है, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा. कांग्रेस
जिसके पास 40-45 से के आसपास सीटें हैं, और बाकी जो उनके दोनों सहयोगी दल है, उबाठा और शरद पवार जी की कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टियों के पास 15-15 सीटें हैं। दोनों पार्टी मिला दीजिए तो 30 सीटें होती है, और दोनों से बढ़कर के कांग्रेस काफी बड़ी पार्टी। कांग्रेस का लोकसभा इलेक्शन में निश्चित तौर पर बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट रहा था, और कांग्रेस के लोग बोलते रहे कि कुछ भी कर लो, हम 100 से ज्यादा सीट पे लड़ेंगे। आखिरकार जब सीट शेयरिंग का फार्मूला घोषित होता है, तो कांग्रेस को जिनकी सीटें 15 है, जिनके पास 15 सीटें, उसके बराबर लाके खड़ा कर दिया जाता है। मतलब कांग्रेस को तोड़ने का, कमजोर करने का शिवसेना उबाठा की तरफ से और शरद पवार जी की तरफ से जो षड्यंत्र चल रहा था, वो षड्यंत्र फाइनली कामयाब होते हुए दिख रहा है। यही हाल उबाठा का भी है। जब शिवसेना यूनाइटेड थी, शिवसेना एकीकृत थी और शिवसेना में विभाजन नहीं हुआ था, तब आप हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के जमाने से बीजेपी और शिवसेना के बीच के सीट शेयरिंग का पूरा फार्मूला देखते जाइए। कभी 171 सीट पे शिवसेना लड़ती थी और 117 सीट पे बीजेपी होती थी। उसके बाद कभी 169 सीट पे वो लड़े, कभी 153 सीट पे लड़े, और पिछली बार 124 एक सीट पे लड़े थे। मतलब जिस उबाठा के पास, जिस शिवसेना के जो प्रमुख है उबाठा के, उद्धव ठाकरे जी के पास भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके, नेगोशिएशन करके 100 से ज्यादा सीटें आसानी से मिल जाती थी, आज उस उबाठा को 85 सीट पे संतोष करना पड़ रहा है। हालांकि उनके प्रवक्ता कहते हैं कि हम सेंचुरी मारेंगे। मतलब सिर्फ नंबर ऑफ सीट लेने में सेंचुरी मारेंगे, जीतने में सेंचुरी तो इस जन्म में नहीं मार सकते हम। लेकिन जिस उबाठा के पास 150 से ज्यादा सीटें हुआ करती थी अलायंस के सीट शेयरिंग में, आज उस उबाठा की इतनी दुर्गति हो गई है कि वो 85 सीट पे ही अपने आप को संतुष्ट मान रहे हैं। मतलब उबाठा के हालात बहुत खराब हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है, लाभार्थी हैं इन दो पार्टियों के झगड़े में, उनका नाम है माननीय शरद पवार जी। उनके पास सिर्फ 15 विधायक हैं, और उनकी पार्टी भी उसी तरह से टूटी बिखरी जिस तरीके से शिवसेना में टूट और बिखराव हुआ। आज हालात यह है कि वह उस कांग्रेस के बराबर खड़े हैं नंबर ऑफ सीट में, जिस कांग्रेस में किसी प्रकार का कोई बिखराव नहीं था। तो ये जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टियों ने एक दूसरे को बेवकूफ बनाया, मूर्ख बनाया, और एक दूसरे को कम करने के लिए, एक दूसरे को कमजोर करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा, उससे साफ साफ दिखता है कि सीट बंटवारे की घोषणा के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं रहेगा, ऑल वेल नहीं होने वाला है। इसलिए मेरा ऐसा अनुमान है, मेरा ऐसा अंदाज है कि जब सीट शेयरिंग हो जाएगी, सबके उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे, नॉमिनेशन हो जाएंगे, तब उसके बाद ये तीनों पार्टियों के नेता इस प्रयास में लगेंगे कि किस पार्टी के विधायक कैसे कम होने चाहिए। क्योंकि शरद पवार जी ने फार्मूला दे दिया है कि जिसके ज्यादा आमदार होंगे वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा, यानी उसका, उस पार्टी का चेहरा जो वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो कांग्रेस में तो 12 लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उबाठा में स्वयं उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और वो कटोरा लेकर के दिल्ली में दर दर भटके कि भाई मेरा नाम घोषित कर दीजिए। आखिरकार कांग्रेस ने उनके सामने उनको घास नहीं डाली। अब हालात यह है कि तीनों पार्टियां एक दूसरे के विधायक के, आमदार के उम्मीदवार को हराने में लगेंगे, और इससे निश्चित तौर पर मैं ऐसी भविष्यवाणी कर रहा हूं कि 23 नवंबर को जब ईवीएम मशीन खुलेगी और जब नतीजे आएंगे, तब देख लीजिएगा ये तीनों पार्टियों के इतने ही विधायक होंगे जिसके आधार पर ये विरोधी पक्ष का नेता, यानी विपक्ष का नेता तय करने के लिए एक मीटिंग करेंगे, और तब भी इन तीनों पार्टियों में विरोधी पक्ष के नेता के लेकर के जबरदस्त झगड़ा चलेगा। महाराष्ट्र की जनता ने, महाराष्ट्र के मतदाताओं ने इन तीनों पार्टियों का झगड़ा, जिसमें एक दूसरे को अरे तुरे इन्होंने किया, एक दूसरे के ऊपर बड़े संगीन आरोप लगाए, गाली गलौज तक हुई, ऐसे महाविकास आघाड़ी के सीट शेयरिंग के नाम पर जो बहुत ही अभद्र किस्म का वातावरण बनाया गया, जिसमें एक दूसरे को कम आंकने का और एक दूसरे को कमजोर करने का षड्यंत्र रचा गया, उसको पूरे महाराष्ट्र के मतदाताओं ने देखा है। और महाराष्ट्र के मतदाता ऐसे लोग जो अपने गठबंधन को ठीक से नहीं चला सकते, जो अपने अघाड़ी को नहीं संभाल सकते, जो अपने सहयोगी पक्ष के साथ सामंजस्यपूर्ण रिश्ता नहीं रह सकते, ऐसे लोगों को महाराष्ट्र के मतदाता कतई सरकार नहीं देंगे, सत्ता नहीं देंगे। निश्चित तौर पर इनके नसीब में सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का नेता का पद लिखा पड़ा है, इनको इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। सत्ता में
इसका तो जवाब मैं दे चुका हूं उसमें कि ये तीनों पार्टियों के नेता एक दूसरे को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। यानी ये 85 में से सबसे कम आमदार किसके आए, विधायक किसके आए, इसका प्रयास हमको नहीं करना है। ये तीनों एक दूसरे के खिलाफ करेंगे और नतीजा ये होगा कि कहीं जाके 100 के अंदर ये तीनों पार्टियों का आंकड़ा मिला जुला कर बनेगा और 100 आमदार या विधायक लेकर के महाराष्ट्र में कोई सरकार नहीं बना सकता। आखिरकार उसे विरोधी पक्ष में ही बैठना पड़ेगा, उसके नसीब में विपक्ष का ही नेता होगा। महायुति की सरकार आ रही है और पूरे दम खम के साथ आ रही है। तीनों पार्टियों में जो सबसे बड़ा दल हमारा भारतीय जनता पार्टी है उसको बड़ा हिस्सा मिल रहा है और बाकी दोनों पार्टियों का भी भारतीय जनता पार्टी सम्मान रखते हुए उनको भी एक सम्मानजनक सीटें दे रही है और हम सब इस पूरे बातचीत के वातावरण से बहुत संतुष्ट हैं। हमारे बीच किसी ने किसी को गाली नहीं दी है, हमारे बीच किसी ने किसी को अरे तुरे नहीं बोला है, हमारे बीच किसी ने किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचा है और किसी ने किसी के ऊपर कोई संशय या शंका प्रकट नहीं की। चलिए ये हो जाने तो नहीं हो जाने ये जो और कुछ सर मुंबईमधील अनेक जागा ज्या आहेत त्या प्रकारे जागा वाटप झालेल्या नाही, शिंदे साहेब देखील काय आज संध्याकाळपर्यंत किंवा उद्या सकाळपर्यंत आमचे सीट शेअरिंगची घोषणा होईल आणि आमच्या तीनही पक्षामध्ये एक स्मूथली सीट शेअरिंग टॉक चालू आहे। सीट शेअरिंग म्हणजे झालेला आहे, 1-2 सीटावर काहीतरी आहे, खिंचताना आहे, तो आता संपेल दिल्लीमध्ये आणि संध्याकाळपर्यंत तुम्हाला एक महायुतीचे सर्व सीटाबद्दल एक स्पष्ट चित्र दिसेल। महाविकास आघाडीमध्ये ठाकरे गटाला 100 देखील जागा मिळत नाहीत असं दिसून येते। आता महायुतीमध्ये शिवसेना शिंदे गटाला नेमकी किती जागा आहेत? आम्ही कधीही सांगितलं नाही की आम्हाला सेंचुरी मारायचं आहे। आम्ही आमच्या स्ट्राईक रेटवर लक्ष ठेवतो। आमची कधीही अशी घोषणा नव्हती की आम्हाला सेंचुरी मारायचं आहे, पण एक समजा सेंचुरी 100चे दरम्यान 90 100चे मध्ये काहीतरी आम्हाला भेटला पाहिजे अशी आमची अपेक्षा आहे। पण जर कमी पण झाला तर आम्हाला काहीही प्रॉब्लेम नाही। लोकसभेमध्ये राज ठाकरेंनी महायुतीला पाठिंबा दिला होता, मोदी साहेबांना पाठिंबा दिला होता, मात्र आता राज ठाकरेंचे पुत्र अमित ठाकरे माहीम विधानसभेतून निवडणूक लढतात, त्या ठिकाणी शिवसेना शिंदे गटाकडून देखील उमेदवार जाहीर करण्यात आला। भविष्यात काय तडजोड या ठिकाणी शक्य आहे? शिवसेनेचा तो सिटिंग आमदार आहे तिकडे सदा सरवणकरजी, यामुळे आम्ही सदा सरवणकरचं नाव तो कापू शकत नाही। त्यांची उमेदवारी आम्ही घोषित केली आणि त्या विभागात समजा राज ठाकरेजीने स्वतःच्या पुत्राला उमेदवारी दिलेला आहे, तो काय नाही, त्यांचा पक्ष आहे आणि ते निर्णय घेऊ शकतात, आम्ही त्यांचे स्वागत करतो। आणि त्यानंतर आता माहीम आणि दादरचे मतदारांना आता ठरवायचं आहे की कोण चांगला आहे। मराठी लोकांच्या हितासाठी त्या विभागात कोण व्यक्ती जास्ती काम करू शकतो आणि प्रामाणिकपणाने काम करू शकतो, आता त्या विभागाचे मराठी मतदार ठरवणार। सदा सरवणकर 3 वेळाचे नगरसेवक आहेत आणि 3 वेळाचे आमदार आहेत, सिनियर आहेत, त्यांच्याकडे एक जोरदार असा अनुभव आहे आणि त्या अनुभवी जो उमेदवार आहेत त्यांच्या विरोधात एक नौख्या उमेदवार आहे मनसेचा। आता याबद्दल मी काही सांगू शकत नाही। आम्ही सर्व सोडतो आता त्या विभागाचे मतदारांवर। आपण देखील विधानसभेसाठी इच्छुक आहात, आपण मधवा विधानसभेची देखील चाचणी केली होती, सोबत येलोशीत मतदारसंघातून देखील आपण तयार होते, नेमकं कोणत्या मतदारसंघातून आपण आमदारकी केली? अजून काही असं ठरलेलं नाही आणि जेव्हा ठरेल आणि लिस्ट फायनल होईल तुम्हाला दिसेल। सर, हिंदी में जानना चाहते हैं, सीएम दिल्ली में है, किस तरीके की मीटिंग होगी और कब तक महायुति की सीट शेयरिंग सामने आएगी? हमारी सीट शेयरिंग की जो टॉक्स है, जो चर्चा है, वो बहुत ही स्मूथली चल रही है। हमारे सीटों के बंटवारों की चर्चा में किसी ने किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया है, किसी ने किसी के साथ अरे तुरे की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है और किसी ने किसी के ऊपर कोई षड्यंत्र का आरोप नहीं लगाया है और किसी ने किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं किया। हमारे बीच तीनों पक्षों के बीच बहुत अच्छे ढंग से सीट शेयरिंग की चर्चा चल रही है और आज शाम तक संभवतः नहीं तो कल सुबह तक
सीट शेयरिंग की घोषणा हो जाएगी और मोटा मोटी तौर पर हो चुकी है सीट शेयरिंग। एक आध सीट के ऊपर थोड़ा खींचतान है, लेकिन वो भी हम बहुत स्मूथली हैंडल कर रहे हैं। तो वही राज ठाकरे की जब बात करते हैं, उन्होंने भी उम्मीदवार उतारे हैं। माहिम विधानसभा की बात करें तो शिवसेना से वही अमित ठाकरे उनके लड़के भी है, तो ऐसे में इस तरीके से देखते हैं। राज ठाकरे जी की जो पार्टी है वो एक स्वतंत्र पार्टी है और उनको पूरा अधिकार है 288 के 88 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय करने का। उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं। उन्होंने अपने पुत्र को दादर और माहिम विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार बनाया है, बिल्कुल उनका यह हक है। लेकिन वहां पर पहले से शिवसेना का एक सिटिंग विधायक हैं, जो हमारे बहुत सीनियर लीडर है सदा सरवणकर जी, जो 3 बार के नगर सेवक रहे हैं और 3 बार के विधायक है। और ऐसे विधायक की टिकट हम काट नहीं सकते, उनको फिर से मौका तो देना पड़ेगा। अब सही क्या है, गलत क्या है, किसको जीत कर आना है, यह दादर और माहिम के मतदाता तय करेंगे। सही मायने में मराठी भाषिकों को न्याय दिलाने के लिए सरवणकर ज्यादा उपयोगी हैं, अनुभवी हैं, या जो राज ठाकरे जी के पुत्र हैं वो हैं, इसका फैसला न हम कर सकते न आप कर सकते हैं। दादर माहिम के मतदार करेंगे। सर, आप भी इच्छुक है किस तरीके से चल रहा है, मतलब कौन से सीट से आप खड़े हो सकते हैं या पार्टी क्या चाहती है आपको? अभी ऐसा कुछ तय नहीं हुआ है और आज शाम तक या कल सुबह तक हमारी जब दूसरी लिस्ट फाइनल होगी तब आपको दिख जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है। प्रश्न, अंधेरी पूर्व विधानसभेमधून अलेक शर्माची पत्नी सुप्रिया शर्मा इच्छुक आहे। समोर भाजपाकडून मुद्दे पडलेले आहेत, मात्र काल एक व्हिडिओ व्हायरल झालेला आहे त्यामध्ये लखन भैयाचा लहान भाऊ प्रयोग केला आहे। त्याने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना तर निवेदन दिलेलं आहे की जर स्वीकृती शर्माला उमेदवारी शिवसेना शिंदे गटाकडून दिली तर तिच्या विरोधात लखन भैयाचा भाऊ देखील अंधेरीमध्ये निवडणुकीला उतरेल आणि प्रदीप शर्माने जे काही एन्काउंटर वगैरे केले त्यामात्र सगळा भांडा पडतोय ते इलेक्शनमध्ये। अंधेरी पूर्व मधून उमेदवारीचा थोडा एक आहे, खिचताना आहे, पण याच्यावर मुख्यमंत्री साहेबांचं लक्ष आहे। ते आमचे मुख्य नेते आहेत, त्यांचा एक फायनल कॉल घ्यायचा आहे आणि लखन भैयाच्या असा जे काही असतात ते निवडणुकीमध्ये उतरू शकतात, आम्ही कोणाला थांबू शकत नाही। पण नक्की सत्य काय आहे, तथ्य काय आहे, हा एक लीगल मॅटर आहे। कोर्टमध्ये हा विषय होता आणि कोर्टमध्ये जो विषय आहे, वो विषयावर जास्ती मला नाही बोलायचं आहे, कारण सुप्रीम कोर्टचा एक स्टे आहे त्या पूर्ण विषयावर, तो त्या विषयावर बोलू शकत नाही। पण कोणी लखन भैया हो त्या कोणी होते निवडणुकीमध्ये उतरण्याची त्यांची इच्छा आहे, तो आम्ही त्याला थांबू शकत नाही। एक आणि कोण नक्की उमेदवार होईल आता आज संध्याकाळपर्यंत नाही तो उद्या सकाळपर्यंत तुम्हाला एक नक्की समजेल। सर, पूर्व गृह मंत्री है अनिल देशमुख जी, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो जल्दी लॉन्च होने वाली है। उसमें कई गंभीर आरोप लगाए हैं, किस तरीके से उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की गई थी, ईडी सीबीआई द्वारा 14 महीने तक जेल में रखा गया। और वहीं वो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि ये कोई साजिश की गई थी महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट को गिराने के लिए। जिस व्यक्ति पर खुद बहुत संगीन आरोप लगे हों, जिस व्यक्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हों, जिस व्यक्ति पर गृह मंत्री रहते हुए पूरे मुंबई में बियर बार मालिकों से हफ्ता वसूली के आरोप लगे हों, जो व्यक्ति इन आरोपों में 14 महीने तक जेल में रहा हो, जो व्यक्ति अभी महज बेल पर जमानत पर बाहर है, उसके आरोपों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हर आरोपी, हर अपराधी अपने अपराध को छुपाने के लिए अनाप शनाप आरोप लगाता रहता है। इन आरोपों के ऊपर बहुत ज्यादा हमको गंभीरतापूर्वक विश्वास नहीं करना चाहिए और इन आरोपों को सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए। सर, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरेंडर करती हुई नजर आ रही है। जो बाईपोल होने वाले हैं उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी भी अखिलेश यादव के सिंबल पर लड़ेंगे। सभी जो इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं, इस तरीके की खबर सामने आ रही है। ऐसा संभव है, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा संभव है क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने पतन के दौर से गुजर रही है। यह मैंने लोकसभा चुनाव के समय कहा था कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य बहुत खराब है, लेकिन बिल्ली के भाग से छींका टूटा और उनका स्ट्राइक रेट कुछ ठीक ठाक हो गया। तो अचानक नए जोश और उत्साह में कांग्रेस के लोग आ गए। उनको लगा कि अब कांग्रेस की वापसी हो रही है। कांग्रेस की वापसी कभी नहीं हो सकती।
कांग्रेस अपने पतन के दौर में गिरते गिरते एक ऐसे अंधकार में जा चुकी कि वहां से उसकी वापसी नहीं हो सकती। महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सीट शेयरिंग में किस प्रकार से उबाटा ने उनके मुंह पे तमाचा मारा है वो हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी आज कांग्रेस पार्टी ने जो सीटें जीती हैं, यहां तक कि रायबरेली की सीट भी अगर कांग्रेस जो जीती है वो बगैर समाजवादी पार्टी के सपोर्ट के संभव नहीं। तो मित्र पक्षों के भरोसे जो लोग अपनी पार्टी चला रहे हों उनकी दुर्गति यही होगी। आखिरकार ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस के आने वाले दिनों में सभी उम्मीदवारों को अपने मित्र पक्ष के जो चुनाव चिन्ह है उस पर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस का भविष्य धीरे धीरे इसी प्रकार का होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो कल जब प्रियंका गांधी नामांकन कर गए थे तो वहां पर खड़गे जी जो एआईसीसी के प्रेसिडेंट है उनको अंदर आने नहीं दिया गया, फिर 2 व्यक्ति बाहर आते हैं और उनके लिए जगह बनाई जाती है। इस तरीके का दृश्य कल हमने देखे। मैंने भी वो वीडियो देखा, और जिस तरीके से बेचारे खड़गे जी सुबह शाम गांधी परिवार की स्तुति करते हैं, इतने स्तुति गान के बाद भी उनको दरवाजे से बाहर रखने का एक षड्यंत्र रचा गया था। अब ये षड्यंत्रकारी और कोई नहीं, वही परिवार है जिस परिवार की वो स्तुति गान करते हैं। कांग्रेस में किसी का मान सम्मान नहीं है, कांग्रेस में किसी को इज्जत नहीं मिलती। कांग्रेस पार्टी में परिवार से आगे और परिवार के पीछे और परिवार से ऊपर और परिवार से नीचे कोई नहीं है। जितने भी हैं सब नगण्य हैं। और जो दुर्गति कोई 82 साल के एक बुजुर्ग नेता की होते हुए मैंने देखी, उसको मुझे भी अच्छा नहीं लगा। हालांकि बाद में कांग्रेस वालों ने उसके ऊपर एक बड़ा डिफेंसिव होते हुए कुछ नई तस्वीरें दिखाई कि नहीं देखो यहाँ बैठे वहां बैठे हैं। तो दिखा सकते हैं इस प्रकार के मतलब वो दिखावा कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि कांग्रेस में किसी का भी मान सम्मान इज्जत नहीं। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।